सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डिम्पल शर्मा फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर कलन गणित, जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। इसी का है एक टॉपिक है हमारे पास, वक्रता कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं वक्रता के बारे में। इससे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास एक कंपटीशन से संबंधित यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है परिष्कार वर्ल्ड के नाम से। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको कंपटीशन से संबंधित जितने भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल पर एक परिष्कार कॉलेज के नाम से चैनल है, जिसको आपको ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी बीएससी की, बीए की। तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि जितने भी हम न्यू अपडेट्स इस पे डाल रहे हैं वो आपको साथ के साथ जानकारी इसमें मिलती रहे लेक्चर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का दोनों का आप सिलेबस डिस्क्राइब करते हैं, जिसके के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है इस पेपर के लिए। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का सिलेबस। इसलिए हम यहाँ पे जो टाइमिंग है स्टूडेंट्स इस पेपर का, वो है 3 घंटे का पेपर होता है हमारा। और मार्क्स हमारा किस तरीके से डिवाइड है, बीए स्टूडेंट्स के लिए 53 मार्क्स का है ये पेपर, और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए 40 मार्क्स का है। अब इसमें किस तरीके से हमने अपने सिलेबस को कैटेगराइज किया है, बांटा गया है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहले यूनिट को हम देख रहे हैं कैसे मार्क्स को लिया गया है। हमने जो पहला नंबर लिखा, मार्क्स लिखे हैं, वो है बीए स्टूडेंट्स के लिए। 53 मार्क्स है बीए स्टूडेंट्स के लिए इस पेपर के लिए, और 40 मार्क्स है बीएससी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लिए। 40 मार्क्स का पेपर है। तो यूनिट फर्स्ट में हमारे पास कौन से चैप्टर हैं और कितने नंबर के हैं वो देख रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है सीरीज, यानी श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। दूसरा है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। तो स्टूडेंट्स, इसको हम बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें से हमारा आता है 11 नंबर का आता है मार्क्स का, और 8 नंबर का आता है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन इसमें से मिलता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या है स्टूडेंट्स, चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर है। और दूसरा है कर्वेचर और पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि आंशिक अवकलन। इसमें बीए स्टूडेंट्स के लिए बनेगा 11 मार्क्स का है इसमें, और बीएससी स्टूडेंट के लिए 8 नंबर का इसमें क्वेश्चन बनता है। अब स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए और बी 2 पार्ट होते हैं इसमें, ए और बी। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए होता है 4 मार्क्स का ए और बी, और इनके लिए बीए स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा ये 5.5 मार्क्स का ए और बी पार्ट। तो हमने एक ही पार्ट को 2 में डिवाइड कर दिया है, ए और बी में। तो स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज नहीं है, 8 नंबर आपको इस तरीके से मिलेंगे। ए और बी पार्ट 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, और बीए स्टूडेंट्स के लिए 5.5 मार्क्स के होंगे। तो आपका जो सेकंड यूनिट है उसके जो टॉपिक हैं वो इस तरीके से हैं। तो यहीं से हम अपना टॉपिक जो हमने लिया है पहले वक्रता, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से चैप्टर हैं, एनवलप, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। और नेक्स्ट है हमारा अनंत स्पर्श यानी असिम्प्टोट्स एंड बहुल बिंदु, मल्टीपल पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग यानी वक्र अनुरेखण। तो ये जो टॉपिक हमने इसमें लिखे हैं उनसे क्वेश्चंस बनता है हमारा। बीए स्टूडेंट्स के लिए आता है 5 मार्क्स के 2 सेक्शन में क्वेश्चन बन के आते हैं 10 नंबर का, और बीएससी स्टूडेंट के लिए 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का। इस यूनिट में से क्वेश्चन पेपर में मार्क्स का बन के आता है। इसी तरीके से हम यूनिट 4 देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसके टॉपिक है गामा एवं बीटा फलन। क्या है स्टूडेंट, गामा एवं बीटा फलन। और दूसरा है हमारे पास डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी द्वि एवं त्रि समाकलन। तो यहाँ से भी हमारे पास में बीए स्टूडेंट्स के लिए कितना होगा, दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ए और बी सेक्शन। और इसी तरीके से बीएससी स्टूडेंट के लिए कितना होगा, 4 नंबर का हो जाएगा। ए वाला पार्ट 4 नंबर का और बी वाला पार्ट 4 नंबर का इसमें से आता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारी 5th यूनिट। 5th यूनिट में टॉपिक क्या है,
एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स यानी जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेचर, क्षेत्रफलन, और दूसरा है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स, रेक्टिफिकेशन यानी चापकलन। इस टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे। वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ। तो ये जो टॉपिक आपको यहाँ दिख रहे हैं यूनिट 5th में, उनको हम इसमें इस यूनिट 5th के अंतर्गत इसमें पढ़ेंगे। और ये इसमें से कितने नंबर का आता है? बीए स्टूडेंट्स के लिए आते हैं इसमें से 2 क्वेश्चन ए और बी, 5.5 मार्क्स के। इसी तरीके से ये बीएससी स्टूडेंट के लिए हो जाएगा ए और बी, कितने कितने मार्क्स का हो जाएगा स्टूडेंट? 4 मार्क्स का। तो आप इसके मार्क्स का डिवाइडेशन और इनके टॉपिक को यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे। और पेपर कितने घंटे का है? 3 घंटे का पेपर आपको इसमें आने वाला है। तो ये सेकंड पेपर हम इसमें पढ़ रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। अब हम स्टूडेंट्स लेकर आए आपके लिए कि हमारे कंपटीशन में हमारे इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हम उनके बारे में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, वक्र x = r cos t और y = r sin t की वक्रता त्रिज्या। क्या पूछिए स्टूडेंट्स इसमें? वक्रता त्रिज्या निम्न में से है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इसमें, और ये किस एग्जाम में आया हुआ है? RAS प्रीम 1995 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हमारा टॉपिक था वक्रता, वहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा है इसमें वक्रता त्रिज्या का। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि RAS प्री यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं स्टूडेंट कि RAS प्री में जो हमारा ऑप्शनल पेपर था वो भी 2012 से हटा दिया गया है। तो ये पहले आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नई स्कीम में जो है ये अभी RAS में से मैथमेटिक्स का पेपर मेन में से हटा गया। मेन पेपर जो होता है इसका प्री में से इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसमें पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि वक्रता जो हमारा टॉपिक है उसमें से इस क्वेश्चन को किस तरीके से वक्रता त्रिज्या से रिलेट करके पूछा गया है। आपको 2 वक्र दे रखे हैं और उसमें आपसे क्या पूछी है? वक्रता त्रिज्या। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो स्टूडेंट्स आप इनके आंसर्स को भी अच्छे से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है a² + b² - r² = a²b² / p² कि किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या है। स्टूडेंट फिर से आपसे वक्रता त्रिज्या का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या दे दिया? दीर्घवृत्त का समीकरण। तो आपके वक्र को चेंज कर दिया। पहले आपको दूसरी फॉर्म में दिया हुआ था वक्र, अब आपको दीर्घवृत्त के रूप में समीकरण दे दी है, वक्र दे दिया है, और उस पर आपको क्या पूछी है? वक्रता त्रिज्या। तो इसके भी हमारे पास ऑप्शन है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए स्टूडेंट्स, और चारों में से आपको सॉल्व करके बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। और ये कब पूछा गया है? RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2011 में। तो ये सब कॉम्पिटिशन में हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, थर्ड, P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए चक्र x² = 2p की बिंदु 0,0 पर वक्रता त्रिज्या 3 है। तो आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि आपको एक वक्र दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है जिसपे आपको वक्रता त्रिज्या का मान ऑलरेडी गिवन है। स्टूडेंट्स इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। वक्रता त्रिज्या का मान ऑलरेडी गिवन है जो कि 3 है। अब आपसे पूछा क्या है? इस P का मान पूछा है। क्वेश्चन क्या है हमारा? इस P का मान आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया? RPSC स्कूल लेक्चरर 2012 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है हमारा, परवलय P² = AR के किसी बिंदु P, R पर वक्रता त्रिज्या है। फिर से आपसे वक्रता त्रिज्या का क्वेश्चन पूछा है और स्टूडेंट्स वक्र चेंज कर दिया। पहले आपसे एक क्वेश्चन दीर्घवृत्त से था, एक में आपको x और t की फॉर्म में दिया हुआ था, अब आपको परवलय की फॉर्म में दे दिया। परवलय = P² = AR। तो यहाँ पे आपने समीकरण, वक्र चेंज हो गया आपका और पॉइंट्स चेंज हो गए, उसमें आपसे वक्रता त्रिज्या पूछिए। यानी अलग अलग सिचुएशन के लिए आपसे वही वक्रता त्रिज्या का मान ये बार बार अलग अलग रूप में पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये भी आपसे RPSC स्कूल लेक्चर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास में, 5वां क्वेश्चन है, R = a cos θ की वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पे भी आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका जो फॉर्म है, पूछा तो वक्रता त्रिज्या ही आपसे, लेकिन वक्र की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे R और θ में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं हम इसके पास में
ये भी आपसे किसमें पूछा है, आरएएस प्री 1994 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आंसर्स में 4 ऑप्शन आपको दिए गए स्टूडेंट। वो आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे अगर इसका रूप चेंज हो जाता है, कभी आपसे ये एक्स और टी में दे रहा है वक्र का समीकरण, कभी आपको आर और थीटा में दे रखा है, कभी आपको परवलय की फॉर्म में दे रखा है, कभी आपको दीर्घवृत्त में दे रखा है। तो अगर आपके इसके वक्र का समीकरण का रूप बदल जाता है तो उस सिचुएशन में आप वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, इन सबको हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखिए आपसे फिर से वक्र का रूप चेंज करवा दिया। P = A sin साई cos साई, आपको क्या दे दिया, अब साई की में और P की फॉर्म में वक्र का समीकरण दे दिया और फिर से क्या पूछ लिया आपसे, वक्रता त्रिज्या पूछ गया। और इसमें ये कब आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन है आपके पास में कि वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। तो ये सब आप कब कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो हम इस लेक्चर के में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे सिलेबस में तो है ये बीएससी की में कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम्स है जहां पर हम इस पेपर में के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे काम में आने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में कलन गणित के जो हमारा पेपर है कैलकुलस, उसके ऐसे जो पॉइंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो हमने सिलेबस अभी देखा था, उन पॉइंट्स पे आधारित कौन कौन से प्रश्न इन परीक्षाओं में आने वाले हैं। कौन सी परीक्षा है स्टूडेंट्स, प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिशन। क्योंकि हम सभी का पर्पस ये रहता है कि हम बीएससी करने के बाद एमएससी करने के बाद में किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो अच्छे से नंबर से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम टॉपिक कौन कौन से टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के चले, जिससे कि हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का भी साथ साथ तैयारी होती रहे। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर, इसके मैंने आपको अभी बताई थी, कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी मैं आपके लिए कि विगत परीक्षाओं में इनमें पूछे गए थे क्वेश्चंस इस टॉपिक से। दूसरा CSIR नेट, IIT जेम, MSc एंट्रेंस कौन सा, जिसमें आप मैथ्स का जो MSc एंट्रेंस एग्जाम्स होता है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में पूछे जाते हैं। RGP राजस्थान गणित परिषद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, PhD एंट्रेंस में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। IACS यानी सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स में आपसे पेपर में से ही क्वेश्चन आते हैं। जेस्ट एग्जाम में आते हो NBHM नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, ये सभी में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो BA BSc फर्स्ट ईयर जो आपको मैंने अभी सिलेबस बताया ही थे स्टूडेंट, उसमें तो है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के में, तो साथ ही साथ BA BSc अब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी में भी ये टॉपिक आ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है BA BSc इन अदर यूनिवर्सिटीज। अदर यूनिवर्सिटीज के जो BA BSc के पेपर है उसमें ये टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास में पूरा ये कंपटीशन से संबंधित हमने नेम लिखे हैं इसमें कि कौन कौन से कंपटीशन में इस कलन गणित यानी कैलकुलस के पेपर से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी लेकर आए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पैराग्राफ को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो वक्रता वाला टॉपिक है या चैप्टर है उसको समझने के लिए उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ शब्दावली हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि आप इनको बेसिक चीजों को 11th-12th में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार आपको रिमाइंड कराना भी आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला है डेल एक्स अपॉन डेल टी, टी के सापेक्ष एक्स का आंशिक अवकलन। अवकलन आपने पढ़ा है 12th में, लेकिन ये आंशिक अवकलन क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी यानी टी के सापेक्ष एक्स का आंशिक अवकलन। अभी आंशिक अवकलन क्या है, अवकलन को हम डिफाइन करते हैं y = f ऑफ एक्स आपने ले लिया, उसके बाद में आप क्या निकालते हैं, इसका dy/dx निकाल लेते हैं, ये तो हो गया आपका अवकलन। ठीक है, साधारण अवकलन जिसको हम कहते हैं वो dy/dx। अब आपसे पूछे आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन में हम अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंज होगा उसका फर्क किस पे पड़ने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 2 से ज्यादा आ जाए तब आप उसको क्या लिखेंगे, आंशिक अवकलन कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिखा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो आपके पास में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो गई, उनकी संख्या 1 से ज्यादा हो गई।
तो एक से ज्यादा जब संख्या हो जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक है, उस केस में जब आप अवकलन करते हैं तो उसको हम कहेंगे आंशिक अवकलन। और इसको हम कैसे लिखते हैं? x के सापेक्ष z का आंशिक अवकलन। तो उसी चीज को मैंने यहाँ बताया है, t के सापेक्ष x का आंशिक अवकलन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी बात ये। नेक्स्ट है हमारे पास में v इजिकल टू dx अपॉन dt। ये तो आपको पता है, ये स्टूडेंट आप जानते हैं कि dx अपॉन dt यानी वेलोसिटी, वेग बताते हैं कि कितना परिवर्तन होता है। वेलोसिटी यानी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जो ये बता रही है कि किसी स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो और इसको हम लिखते हैं प्रथम अवकलज, यानी dy बाय dx लिखो या dx अपॉन dt लिखो, यानी स्थिति में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको हम लिख रहे हैं dx अपॉन dt और इसको एक नई क्वांटिटी में हम डालते हैं जिसको कहते हैं वेलोसिटी v, और इसको हम और लिख सकते हैं x डैश के रूप में। तो ये सिंबल और ये तीनों एक ही है हम इसको, लेकिन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे स्थिति में परिवर्तन तो dx अपॉन dt, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रथम अवकलज भी कहते हैं। इसको हम x डैश से भी लिखते हैं और v से भी लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी द्वितीय अवकलज, t के रेस्पेक्ट में x का द्वितीय अवकलज, जिसको हम x डबल डॉट से लिखते हैं और इसको हम त्वरण भी कहते हैं f। तो अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो ये त्वरण होता है f इक्वल डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तीसरा हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का हम एरिया निकालते हैं, उसको हम लिखते हैं a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है डेल। अभी आपको मैंने बताया कि ये अंतर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कौन से वाले? अल्पांश या आंशिक अंतर को ये रिप्रेजेंट करेगा, डेल। दूसरा है समेशन, इसको हम बोलते हैं समेशन या फिर सिग्मा। ये बताता है हम एडिशन करते हैं, अलग अलग एरियाज को हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं, जोड़ के बताते हैं, तो हम यूज करेंगे इसका समेशन का। उसमें हम लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसे आगे एक एग्जांपल आएगा उसमें हम लिमिट लगा के इसको बताएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग एरियाज को जोड़ रहा है। तो ये समेशन का साइन है जिसको हम कहते हैं योग या सिग्मा। नेक्स्ट है हमारे पास निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? इसमें हमारे पास दो लिमिट होती है, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और dx। इसको हम कहते हैं निश्चित समाकलन, जहाँ पे हमें लिमिट्स दी हुई होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। दूसरा हमारे पास आयतकार पट्टी का क्षेत्रफल। यस, रेक्टेंगल का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तीसरा है रो, वक्रता त्रिज्या। आपने इतने सारे क्वेश्चंस देखे स्टूडेंट्स और उसमें बार बार आपसे वक्रता त्रिज्या का जिक्र किया गया है, तो हम देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या को हम कैसे तो प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, उसका सिंबल क्या है। तो ये जो हम वक्रता त्रिज्या के लिए सिंबल यूज करते हैं वो ये है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसको बोलते क्या है? रो। ठीक है स्टूडेंट्स, रो, और लिखेंगे इसको इस तरीके से। अब है वक्रता। वक्रता त्रिज्या और वक्रता दो अलग अलग वर्ड हैं। वक्रता है हमारा, वक्रता को हम प्रोनाउंस करेंगे कप्पा से और इसका सिंबल है इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, इसको प्रदर्शित किया जाएगा, वो कप्पा है, इसको बोलते हैं कप्पा। और ये किसके लिए किया जा रहा है? वक्रता के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, वक्रता त्रिज्या और वक्रता दोनों अलग अलग है और उनको दोनों अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं हम कप्पा। नेक्स्ट है नेज समीकरण। नेज समीकरण स्टूडेंट क्या होता है? एस और साई में रिलेशन को हम क्या कहते हैं? नेज समीकरण। इसको हम आगे और डिस्क्राइब करेंगे कि एस क्या है? चाप की लंबाई, और साई क्या है? एक्स एक्स के साथ में टेंजेंट का बनने वाला एंगल। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम कहते हैं नेज समीकरण। कार्तीय समीकरण नेक्स्ट है हमारा, कार्तीय समीकरण यानी कार्टेशियन इक्वेशन हम जिसको कहते हैं, उसमें क्या बताएंगे हम? एक्स और वाई में संबंध बताएंगे। नेक्स्ट है प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई का टी में संबंध। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपके पास जरूरी नहीं है हमेशा टी ही आप वेरिएबल यूज करें। आप टी का नहीं, एक्स और वाई का फंक्शन टी के रूप में ना लेकर अगर थीटा या फाई कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो वहां पर हम उसको क्या कहेंगे? पैरामीट्रिक समीकरण कहेंगे, यानी प्राचलिक समीकरण कह रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं। जनरली जो लिखा जाता है एक्स वाई के फंक्शन को टी की टर्म में, उसको हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण। अब हमने सर्कल देखा स्टूडेंट, सर्कल की इस पार्ट को हम परिधि कहते हैं, हम सभी जानते हैं। सर्कमफ्रेंस, ये सेंटर होता है हमारे पास, और सेंटर के जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है
ये वाली रेखा ए और बी जो परिधि पर स्थित बिंदु है उनको जो मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये हम कंसेप्ट देख चुके हैं। वृत्त की जीवा को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। और चाप कौन सा होगा स्टूडेंट, जो कर्व बना रहा है, ये वाला जो हिस्सा है कलर से इसको अलग से दिखाया गया है, ये क्या कहलाएगा, चाप AB। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB के ऊपर इस तरीके से बना देते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्या है, हम dy/dx = y1 हम इसमें लिखते हैं स्टूडेंट। dy/dx को हम प्रथम अवकलज भी कहते हैं और उसको हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब क्वेश्चन में अगर y1 लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से, एक तो होता है इस तरीके से y1 लिखना, इसको हम स्पर्श रेखा नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट्स, किसको कहेंगे, जब y इस तरीके से लिखा जाएगा तो y1 इसका मतलब होता है कि हम प्रथम अवकलज निकाल रहे हैं किसका, x के सापेक्ष y का हम अंतर निकाल रहे हैं इसमें dy/dx। तो इसको हम किससे लिखेंगे, स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय अवकलज। द्वितीय अवकलज अभी हमने देखा ही था स्टूडेंट्स, d2y/dx² को हम त्वरण भी कह रहे थे, द्वितीय अवकलज भी कह रहे थे, और इसको हम y2 भी कह सकते हैं। यानी कि हम इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये द्वितीय अवकलज कहलाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, सिंबल्स को ध्यान में रखना जरूरी है कि y1 y2 को हम किस तरीके से लिख रहे हैं। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होगी, फंक्शन होगा हमारे पास में। ये वाला y = f(x) हम फंक्शन लेते हैं, dx के साथ इसका समाकलन करवाएंगे। लेकिन निश्चित और अनिश्चित समाकलन में डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था निश्चित समाकलन में हमारे पास लिमिट्स थी, एक पर्टिकुलर एरिया था जिसमें लिमिट लगी हुई थी, लेकिन अनिश्चित समाकलन में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। समाकल चिन्ह, ये किसका साइन है स्टूडेंट, समाकलन का समाकल चिन्ह जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। फिर से वही है प्रथम अवकलज, हम किसको लिख रहे हैं, dy/dx यानी y1 प्रथम अवकलज। इसको हम देखिए कैसे बता रहे हैं, आपने देखा है फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, y = f(x). यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी x में परिवर्तन होगा तो y में भी चेंज होगा। अब अगर आप इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, मान लीजिए y में आपने ये चेंज कर दिया तो आपके x में भी चेंज हो जाएगा। x में जैसे ही चेंज हुआ उतना ही y में हमारे यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज क्या है स्टूडेंट्स, ये del x और del y, यानी अल्पांश परिवर्तन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा लिटिल बिट हम इसमें चेंज कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब ये चेंज कितना हुआ है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये चेंज होने बाद की स्थिति, इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर आया, इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से इसको लेस कर देंगे, घटा देंगे। ये हमने इसमें से इसको घटा दिया, घटाने के बाद में क्या बचेगा, इधर आपके पास del y और इधर रह गया आपके पास में del x - f(x). दोनों तरफ del x से आप डिवाइड कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। del x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट, del x टेंड्स टू 0। तो इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन को मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, प्रथम अवकलज या फिर dy/dx जो कि स्पर्श रेखा भी होती है। dy/dx y1 हम प्रथम अवकलज कह सकते हैं इसको। और ये आता कैसे है, हमने पहले फंक्शन की प्रारंभिक स्थिति ले ली y = f(x), फिर इसमें चेंज कर दिया, दोनों के अंतर निकाल दिया, और वो अंतर किस तरह से, लिमिट लगते ही क्या हो जाएगा, ये dy/dx जो कि स्पर्श रेखा बनती है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट Δx टेंड्स टू 0 f(x) + Δx - f(x)/Δx। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति थी, ये चेंज होने के बाद की स्थिति है, और इनका जो अंतर है वो क्या होगा, दोनों को हमने घटा के इसका अंतर निकाल दिया कि कितना परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन पे हमने लिमिट लगाई तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट, dy/dx, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, स्पर्श रेखा, प्रथम अवकलज, और लिखते भी इसको हम इस तरीके से। नेक्स्ट है पदिक समीकरण। पदिक समीकरण यानी पैरेलल इक्वेशन हम इसको कहते हैं, और ये कैसे आती है स्टूडेंट, P = r sin phi, यानी P और phi में हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो है पदिक समीकरण के नाम से जानी गई है। ये देखिए यहाँ पे इसका एक ग्राफ में डायग्राम लेके आई हूँ, ये OX लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रारंभिक रेखा, ये OP लाइन है, यहाँ पे हमने कोई P बिंदु लिया कर्व पर, इस P बिंदु को जब हम इस ध्रुव, ये क्या है स्टूडेंट्स, पोल, ध्रुव, इस ध्रुव से हम जब इस P पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये दूरी क्या कहलाएगी आपकी, r, यानी ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। तो इस r ध्रुवांतर रेखा की लंबाई r का इस परपेंडिकुलर, ये हमने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी, ये क्या है स्टूडेंट्स, स्पर्श रेखा,
स्पर्श रेखा कौन सी? पीटी। हमने इस कर्व पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करी पीटी, और ये स्पर्श रेखा को हमने इस पी बिंदु से ज्वाइन कर दिया। ये क्या है? हमारी ध्रुवांतर रेखा की लंबाई। तो आर है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई, और इसके बीच में स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कौन सा है? फाई। तो फाई और ध्रुवांतर रेखा की लंबाई आर, और इस परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो लंब की लंबाई है पी, इन तीनों में जो रिलेशन मिलके आता है उसको हम कहते हैं पदिक समीकरण। पदिक समीकरण मतलब पी यानी लंबवत लंबाई जो आ रही है हमारी, लंब की लंबाई पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। साइन का इसके साथ में जो रिलेशन है दोनों के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पदिक समीकरण से। तो स्टूडेंट, इस ग्राफ से आपके पास बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इस ट्राइंगल को लेते हैं, इस ट्राइंगल में साइन का आप रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा? साइन फाई का लंब बटे कर्ण होता है, जैसा कि हम बेसिकली देखते हैं। तो इसमें लंब कौन सा होगा स्टूडेंट? ये वाला, इसको हम लिख रहे हैं पी से, और कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया P अपॉन आर। यहां से हमने ये रिलेशन निकाला है P इज इक्वल टू आर साइन फाई, और इस इक्वेशन को हम क्या करें? पदिक समीकरण। यानी P और फाई में या P और थीटा में जो रिलेशन होगा, P या साई में जो रिलेशन होगा, वो किसके नाम से जाने जाएंगे? पदिक समीकरण। तो यहाँ पे वेरिएबल या एंगल चेंज हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पदिक समीकरण। नेक्स्ट है ध्रुवीय समीकरण। हमें इनके नाम से बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है स्टूडेंट कि किस किस में रिलेशन को हम किस नाम से जान रहे हैं। तो ध्रुवीय समीकरण, यहाँ पे ध्रुवीय समीकरण किसको कहेंगे? जिसमें हमारे पास में जो दो क्या कहेंगे स्थिति के निर्देशांक दे रखे हैं। एक्स और वाई क्या है? किसी बिंदु के निर्देशांक है जिसकी स्थिति को बता रहे हैं, और किस फॉर्म में है? एक्स का हमने थीटा के रूप में ले लिया, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये स्थिति के निर्देशांक है एक्स और वाई, जिसको हम लिख रहे हैं आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। देखिए मैंने एक डायग्राम लिया, इसमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाया एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें हमने एक वृत्त की स्थिति भी लिया, वृत्त सर्किल लिया, उसके परिधि पर हमने एक बिंदु P लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स तो हो गया आपका आर कोस थीटा, और वाई क्या हो गया? आर साइन थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी होगी, यानी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं? मूल बिंदु पर ये सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, इसके मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 0,0। अब आप जान सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो P और O बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कह रहे हैं? त्रिज्या के नाम से जानते हैं, जो कि हम R लिखते हैं। ये R कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं R cos थीटा में दूरी सूत्र लगाकर। आगे हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र कि इसके कोऑर्डिनेट में से इसको हम लेस कर देंगे तो उसका स्क्वायर करके दूरी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ओपी जो डिस्टेंस है वो हम इस कोऑर्डिनेट में आर और थीटा की फॉर्म में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एल इजिकल टू आर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बनाता है? एल क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे, और थीटा क्या है? एल बताएगा चाप की लंबाई को। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम से भी हम इसको क्लियर करते हैं। ये एक सर्कल लिया हमने, इसका एक सेंटर डिसाइड कर दिया हमने, ये परिधि है। इस परिधि का हमने कोई एक हिस्सा ले लिया जिसको हम कह रहे हैं चाप ए बी। इस परिधि पर हमने इतना सा छोटा सा इसका पार्ट ले लिया, इसको हम ए और बी, इसके दो कॉर्नर को हमने ए बी नाम दे दिया। ये क्या बना रहा है? जिससे पहले भी हमने देखा था, इसको बोलते हैं हम चाप। और इसकी लंबाई को हम कैसे लिखेंगे? चाप की लंबाई या तो हम एस से लिखते हैं या फिर एल से। तो ये है हमारी चाप की लंबाई एल। और आर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आर है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो गई। और थीटा क्या है? थीटा है दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला एंगल, जो कि इस आर को भी मिला रहा है इस तरीके से। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि थीटा कहाँ पर है? इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में, जो कि सेंटर पे बन रहा है एंगल। तो बनने वाला एंगल थीटा, त्रिज्या आर और चाप की लंबाई एल, इन तीनों में क्या संबंध है वो हम यहाँ देख रहे हैं। एल इजिकल टू आर थीटा लेते हैं और यहीं से हम त्रिज्या निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बेसिकली त्रिज्या पर बने हुए। अभी हमने देखे थे कि वक्रता त्रिज्या बार बार पूछा जा रहा था, तो हम त्रिज्या को इससे अलग कर लेंगे। त्रिज्या क्या होगा? चाप की लंबाई एल और एंगल थीटा। तो इस सूत्र को हम आगे भी हम काम में लेंगे स्टूडेंट्स, कि त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या ले रहे हैं? चाप की लंबाई और उस पे बनने वाला है एंगल। अब हम अंतर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास में प्रारंभिक स्थिति में हमारे पास एक बलून है जो कि फूला हुआ है और इसमें हवा भरी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें एक पिन लगा रहे हैं। इस फूले हुए गुब्बारे में हम क्या कर रहे हैं? एक पिन लगा रहे हैं,
जैसे हम इसमें पिन लगाते, देखिए इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। ये इसकी इनिशियल है, प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जैसे आप इसको इसमें पिन लगाएंगे तो वहां से क्या होगी, हवा निकल जाएगी उसमें जो हवा भरी हुई थी, और इसकी अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये हमें मिलेगा। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति ये थी, इसकी अंतिम स्थिति ये हो गई। इस बीच में क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ स्टूडेंट्स, ये जो हवा इसके अंदर थी वो बाहर निकल गई। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हुआ, हवा का निकलना, यानी हवा की जो मात्रा है वो इसके अंतर को बता रही है। यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जो अंतर हुआ है, जो चेंज आया है, वो क्या है, वो उस हवा की मात्रा का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस अंतर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से। स्टूडेंट्स ये था डेल, इसको हम बोल रहे हैं डेल, और ये है डेल्टा। ये भी अंतर को रिप्रेजेंट करता है और ये भी अंतर को बताता है। ये अल्पांश, ये छोटे अंतर यानी अल्पांश कम अंतर के लिए होता है, और इसको हम आंशिक अवकलन में भी यूज करते हैं सिंबल को। इसको हम बताते हैं डेल्टा यानी अंतर, जिसको कि इस एग्जाम्पल में क्या है, वो अंतर हवा की मात्रा, कि प्रारंभिक स्थिति में क्या था इसके अंदर और अंतिम स्थिति में हमारे पास में जो अंतर आया है वो क्या है। तो दोनों स्थितियों में हमने इसका अंतर डिफाइन किया। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक कर्व है, और इस कर्व में हमारे पास हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हमने इस पे क्या किया, एक कर्व ड्रॉ कर दिया ये वाला। इस कर्व पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया, ए पी। हमने क्या पॉइंट लिया है, पी पॉइंट ले लिया, और इसी के नेबरहुड में, नेबरहुड यानी इसके पड़ोस में ही, इसके सामीप्य में ही, इसके पड़ोस में ही हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और इस क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस इसकी स्थिति को बताने वाले, x एक्सप्रेस की स्थिति क्या है और y एक्सप्रेस की स्थिति क्या है। अब हम इसके दोनों के डिफरेंस को हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर रहे हैं रेड लाइन से। ये रेड लाइन क्या बता रही है, इनकी दोनों स्थितियों में जो परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना परिवर्तन है, x एक्स में डेल एक्स को। हम आंशिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, डेल एक्स, किसमें, x दूरी में। इसी तरीके से हम y दूरी में डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल y। तो डेल एक्स और डेल y का जो रिलेशन है, जो डिफरेंस आएगा, वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू से। जो अंतर हुआ है, जो कर्व इस तरीके से मुड़ के गया है, वो अंतर किससे बताएंगे हम, पी क्यू लाइन से, कि उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है स्टूडेंट्स। पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जो कि एक्स एक्स के साथ में क्या बना रही है, साई कोण बना रही है। इसी तरीके से क्यू बिंदु से क्यू टी डैश एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जो कि एक्स एक्स के साथ में क्या एंगल बना रही है, साई प्लस डेल साई बना रही है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स एक स्पर्श रेखा का समीकरण बना रहे हैं, क्या है वो, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पर्श रेखा को हम किससे डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आए हैं वो किससे निकल गया हमारे पास में, जो परिवर्तन आ रहा है स्टूडेंट्स, किस में परिवर्तन आया है, एक तो हमारी स्थिति इसमें आया है, ठीक है, डेल वाई, और एक हमारी स्थिति है डेल एक्स। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लिमिट लगा के। जब इसमें लिमिट लगेगी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो जैसे इस पे लिमिट लगी ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई क्या था हमारा, y2 माइनस y1, और डेल एक्स क्या था, x2 माइनस x1। यानी कि x में परिवर्तन डेल एक्स और y में परिवर्तन डेल वाई। उसको हम लिख रहे हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। इसी परिवर्तन को हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स से, और इस dy बाई डी एक्स को ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको लेते हुए ये एक स्लोप बना रही है, यानी ढाल। देखिए आप इस कर्व पर ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या बना रही है, एक ढाल बना रही है। इस ढाल को ही हम यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्पर्श रेखा के थ्रू। और इसका समीकरण क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे जो ढाल है इसको हम कई बार m से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कई बार m से भी लिखते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे P बिंदु के जो निर्देशांक है x1 y1, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमें समीकरण मिलेगा, किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण जो हमें मिल रहा है वो कौन सा है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ से हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल मैंने आपको स्पर्श रेखा से संबंधित दिया है। इसमें क्या बताया गया है, आपके पास एक खिलौना है, टॉय है, बच्चों वाला खिलौना, जिसमें ये सर्कुलर फॉर्म में ऊपर, ये जो ऊपर का पार्ट है वो कैसा है स्टूडेंट, सर्कुलर फॉर्म में। और इससे ये जो लाइनें निकली हुई है,
ये इसको टच करती हुई जा रही हैं। ये इस तरीके से नीचे की तरफ जो झूमर लटके हुए रहते हैं वो क्या करेंगे, सर्कुलर पार्ट जो ऊपर का है इसको टच करते हुए लगे हुए हैं। तो ये इसको टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी स्पर्श रेखा को बता रहे हैं। तो ये डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है जो कि स्पर्श रेखा से संबंधित है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल के अंदर क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी है और किसको क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने कलर से बताया इसको। वो कैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहले एक सर्कल है, ये परिधि होती है, हमें पहले हमने बता ही दिया। ठीक है, जो पाथ लेता है एक सेंटर को फिक्स करके, पॉइंट को फिक्स करके जो ये पाथ कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, परिधि। यानी एक बिंदु पथ जिसको हम कह रहे हैं वो हो गया परिधि। इसको हमने एक सेंटर जो फिक्स करते हैं उसको हम इस वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं इससे। अब इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं दिख रही हैं आपको। पहली रेडियस को हम जानते हैं, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कह रहे हैं, त्रिज्या। अब इसी तरह से दूसरा एक नाम और है, वो क्या है, व्यास। व्यास क्या होगा, जो केंद्र से गुजरे लाइन और जो इसके दोनों को मिलाए, किसके, परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए और केंद्र से गुजरे। परिधि के दो बिंदुओं को ये लाइन भी मिला रही है लेकिन ये केंद्र से नहीं गुजर रही, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई व्यास की, कि ऐसी रेखा जो परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाए और केंद्र से गुजरे वो क्या कहलाएगी, व्यास। तो हमारे पास में त्रिज्या आ गई, केंद्र आ गया, व्यास आ गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये यहाँ पे काट रही है इसको, यहाँ पे ये भी रेखा है और ये भी रेखा है, क्या दोनों सेम है, नहीं। इसको हम कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेखाखंड। यानी कि ये अब आगे नहीं बढ़ेगी, ये सिर्फ यहीं पे फिक्स है। इसकी जो लंबाई है, ये जो हम ले रहे हैं लेंथ, वो क्या है, फिक्स है, पॉइंट परिमित है ये इसकी लेंथ। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको, किसके, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं पर इस वृत्त को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, उस लाइन को जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। स्टूडेंट्स देखिए, ये आगे भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि वो यहीं पे फिक्स है। तो जो रेखा दोनों तरफ बढ़ती हुई सर्किल पे जो परिधि है उसको दो बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, वो रेखा तो होगी छेदक रेखा। और जो प्रतिच्छेदित नहीं करके इसी परिधि पर ही वो दो बिंदु स्थित होते हैं, जो दोनों बिंदुओं को इसको मिला के हमारे पास जीवा मिलती है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ रेखाखंड, और ये हो गया हमारे पास में लाइन जो कि दोनों तरफ जाती है। और हम बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा की। तो देखिए, ये परिधि को स्पर्श करते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ करी है जिसको कि कह रहे हैं हम स्पर्श रेखा, जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमने देखी क्या क्या चीजें पढ़ी है यहाँ पर। ग्रीन कलर से हमारी जो शो हो रही है वो है जीवा, फिर है ब्लू कलर से त्रिज्या को बताया गया इसमें, हमारे पास में ऑरेंज कलर से व्यास को दिखा रहे हैं हम इसमें, स्पर्श रेखा रेड कलर से है, छेदक रेखा को ब्लू कलर से। तो ये जो कलर्स हैं वो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। तो एक सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें हैं और उनकी डेफिनेशन में क्या फर्क है वो हमें यहाँ पे जानना जरूरी है, कि छेदक रेखा स्पर्श रेखा से किस तरह से अलग है, व्यास में और त्रिज्या में क्या संबंध है, जीवा और केंद्र या त्रिज्या में क्या रिलेशन है, कैसे इनको हम अलग कर सकते हैं इनकी परिभाषा से। अब स्टूडेंट्स, जब हम वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे, वक्रता का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले जो स्टेप है हमारी, जो स्टेप हम यूज करेंगे उसमें पद, वो है अवकलन का। जो भी आपको वक्र का समीकरण दिया होगा उसमें आपको पहले स्टेप में अवकलन करना है, उसका फर्स्ट अवकलन। तो अवकलन करने के लिए हमें उसके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। वैसे आपने 11-12 में पढ़े हैं, लेकिन उनको रिमाइंड कराना हमारा लिए जरूरी है। तो हम उन्हीं सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पास x⁴n दिया हुआ तो हम उसको क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट करके nx⁴n-1। दूसरे में हम देख रहे हैं sin x का क्या होता है अवकलन, cos x। cos x का अवकलन क्या लिखेंगे, -sin x। tan x का sec²x, cot x का -cos x²x, और sec x का हम क्या लिखते हैं अवकलन, sec x और tan x। cos x को हम क्या लिखेंगे, -cos x इंटू cot x। log x का क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/x। इसी तरीके से e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x। tan 1x का क्या लिखेंगे, 1/1 + x²।
कॉट इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 का है, तो इसमें हम माइनस साइन और यूज कर लेंगे, तो वो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का निकाल सकते हैं आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की पावर एक्स का हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, बेस में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ई। गुणन नियम, प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर निकालते हैं, वो क्या है, अगर आपके पास u और v दो फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं तो उनको हम क्या लिखेंगे, पहले को हम कांस्टेंट रखेंगे यानी स्थिर रखेंगे, उसके बाद में दूसरे का हम अवकलन करेंगे dv बाय dx, उसी तरह से प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे को हम कांस्टेंट रखेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे du अपॉन dx। तो ये प्रोडक्ट रूल हमने 11th-12th में पढ़ेंगे। इसी तरीके से भाग नियम भी होता है स्टूडेंट, अगर आपको दो फंक्शन u अपॉन v में दे रखे हैं, u बटा v लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं यानी v स्क्वायर, और पहले v वाले को कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, और दूसरे पहले वाले का हम अवकलन करते हैं du अपॉन dx। माइनस साइन यूज करेंगे यहाँ पे, फिर पहले वाले को लिखेंगे यानी u और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे dv बाय dx। तो स्टूडेंट्स ये सब आपके पढ़े हुए फॉर्मूले हैं, लेकिन हम एक बार रिवाइंड करके चलते हैं ताकि हम टॉपिक के साथ में वो सॉल्व कर सके। ऐसे ही आपको दे रखा है x का अवकलन क्या होगा, dx और dx मिलके क्या हो जाएंगे 1। इसी तरीके से ax है तो आपके पास में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं, तो dx अपॉन dx फिर से क्या हो जाएगा, a.1 क्या हो जाएगा हमारे पास में a, ये यहाँ पे a लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक इनवर्स x का क्या होगा, 1/mod(x) √(x² माइनस 1। इसी तरीके से हाइपरबोलिक में भी हमारे पास में फंक्शन होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए हम अवकलन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक एक्स का होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जनरली हम साइन एक्स कॉस एक्स का जो हम अवकलन लेते हैं तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस की साइन एक्स, लेकिन फंक्शन अगर हाइपरबोलिक में है तो यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे। तो इसको हमें ध्यान देना है कि फंक्शन हाइपरबोलिक है या फिर सिंपल साइन एक्स में है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का हम ले रहे हैं सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स को हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन इसका माइनस की कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरीके से सेक का हम निकाल सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस के सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का अवकलन हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, माइनस की कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम लिखते हैं। अब हम आते हैं अपने जो पेपर है उसके मीनिंग को समझना। स्टूडेंट हमारे पेपर का नाम जो कैलकुलस है, कलन गणित, उसका मीनिंग क्या है और बेसिकली हम इसमें करते क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलस का अर्थ है गणना करना, कैलकुलेशन करना। यस स्टूडेंट, हम सुबह जब मॉर्निंग में जल्दी जगते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशन चलती है, घड़ी देखते हैं और हम कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है, हमें ये भी काम करना है, ये भी करना है, हमें आधा घंटा या 15 मिनट ऑफिस पहुंचने में लगेगी, इतना टाइम हमें खाना खाने में लगेगा। तो हम पूरी कैलकुलेशन हमारी माइंड में चलती रहती है सुबह से लेकर शाम तक कि हमें कितना कितना काम कितने समय में करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम करते स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारा जो पेपर का नाम कैलकुलस, उसका मीनिंग पता चलता है। और यहाँ पर हम कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके आए हैं कि हम किस तरीके से गणना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप पहला देख रहे हैं कि हमारे पास एक अलमीरा का फोटो है। अलमीरा के लिए अगर आप इसको कवर करना है तो हम देख रहे हैं सबसे पहले तो इसकी सरफेसेस की बात कर रहे हैं कि अलमीरा का जो सरफेस है उसका शेप कैसी दी हुई है, हम इसमें कौन सी मैथमेटिकल शेप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल टाइप में आपको इसका सरफेस दिया हुआ है, और एक हम अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, पूरा लेंथ, तो ये भी एक रेक्टेंगल टाइप है। तो इसको अगर आपको कवर करना है स्टूडेंट, तो या तो हम इसका कवर करने के लिए इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसकी जो सरफेस दी हुई है उसका नाम पता होना चाहिए कि कौन सी सरफेस है। तो हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर सरफेस इसमें हमारे पास बन के आ रही है। तो रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए हम उसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो अगर आपको इसको ढकने के लिए कोई कपड़ा बनाना या इसका कोई कवर बनाना है तो उसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, वो सब इसके अंतर्गत आता है, यानी कैलकुलेशन के अंतर्गत आएगा। और इस अलमीरा में आप कितने स्पेस तक कपड़े रख सकते हैं, वो सब हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, यानी हम कितनी जगह इसमें घेरता है ये। इसी तरीके से हम बॉल का भी निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस वगैरह फाइंड कर सकते हैं, और इसका यहाँ पे देख सकते हैं इसका वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि कैसी है, ये गोलाकार है, स्फेरिकल है। इसी तरीके से यहाँ पे क्यूबिकल दे रखा है, आपको वर्गाकार पार्ट दे रखे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग निकाल सकते हैं आप।
यहाँ पे हमने देखा एक बॉक्स दे रखा है आपके पास में, ये घनाभ की आकृति में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी सर कैसे दे रखी है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इस शेप को हम मैथमेटिकल में हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर कितनी चीजें इसमें भरी जा सकती है, वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन। तो हम क्षेत्रफल और आयतन हर जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उसकी आकृति का निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये है एक कॉनिकल शेप दी हुई है जिसके नीचे का पार्ट क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, वृत्तीय भाग है, और ऊपर हमको इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो ये किसकी आकृति बनाती है, कौन यानी शंकु की, जिसका नीचे का भाग कैसा सर्कुलर फॉर्म में है और ये इसके हमारे पास में दी हुई है। तो इसमें से हम तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई ये निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई यहाँ से निकाल सकते हैं, एल निकालते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, यहाँ से आर निकाल सकते हैं। तो जो भी हम डेली लाइफ में चीज यूज कर सकते हैं उसका मैथमेटिकल में कहीं ना कहीं उसकी फॉर्मुलेज वगैरह हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे पाइप्स दे रखे हैं आपको, इस पाइप्स की शेप हम देख सकते हैं, बेलन के आकार के हैं। ये कैसी शेप है इसकी, बेलनाकार है। तो इस बेलन के आकार की का हम इसमें क्षेत्रफल वगैरह निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम जो बेलन का डायग्राम बनाते हैं उसकी हाइट कितना लंबा लेना है, उसमें कितनी चीज इसमें भरी जा सकती है, और इसके जो पार्ट है वो कैसे है, 2 सर्कुलर पार्ट है इसमें। तो ये जो सारी चीजें दैनिक जीवन में हम यूज कर रहे हैं वो कोई ना कोई एक कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम मैथमेटिक्स से अगर इसको जोड़े, ये तो हमने कुछ लाइव एग्जांपल दिए थे, अब इसको मैथमेटिक्स से हम इसको जोड़ें तो देखिए हमारे पास कुछ ट्रायंगुलर शेप भी होती है जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर रूप में दे रखा है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड की बात करें या हम इस बोर्ड की बात करें, तो ये कैसा है बोर्ड, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, आप उसकी भुजाएं निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं इसमें। तो बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्गाकार कोई चीज है, जैसे हमने अभी पासा देखा था, उस पासे में क्या था, वर्गाकार था, वो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो ये मैथमेटिक्स की भाषा में है कि उन शेप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हमने सिलेंड्रिकल देखा अभी, उसमें एच यहाँ से यहाँ तक कि हमने ऊंचाई ले ली, ये सर्कुलर पार्ट है, इसकी रेडियस ले ली हमने आर, और इसके आयतन को हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कोई भी बेलनाकार अगर चीज है तो उसके आयतन को यानी उसके अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है, उसमें कितना स्पेस है, ये चीज हम उसके आयतन से निकालते हैं। तो क्षेत्रफल और आयतन हम 2 चीज इसमें निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि, जैसे अभी हमने देखा था कि ये केंद्र होता है, ये परिधि होती है इसकी, और ये त्रिज्या होती है आर। तो यहाँ से हमें सारी चीजें पता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यानी 2πr लगा के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने लाइव एग्जांपल्स भी देखे, मैथमेटिकल फॉर्म में भी इसके सारे फिगर्स देखे कि हम कहाँ कैसे उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है हमारा कैलकुलस, वो बहुत सारी गणनाएं करता है। तो कैलकुलस का मीनिंग क्या हो गया, गणनाएं करना यानी कैलकुलेशंस। अब इसकी कितनी ब्रांचेस है, ये कैसे डिवाइड है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया स्टूडेंट। कलन गणित की जो है 2 शाखाएं कौन कौन सी, पहली है अवकलन गणित जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरी है समाकलन गणित जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अवकलन गणित में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, अवकलन गणित मतलब जो चेंज हो रहा है, जैसे अभी हमने बलून का एग्जांपल दिया, उसमें चेंज हो रहा था, उसकी 2 स्थितियों में हमने अंतर निकाला था। वैसे ही जो चेंज हो रहा है यानी जो समय के, हमें पता है कि समय के साथ चीज साथ साथ हर चीज बदलती रहती है, जो वेरिएबल है वो समय के साथ में चेंज होगा, उसी को तो हम वेरिएबल कहते हैं जो बदलता रहता है। तो जो और समय हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो चेंज होगा वो हम यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर सरल रेखा में हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, एक लाइन हमने ली है, इसमें एल लाइन है ये, इस एल लाइन पर हमने 2 बिंदु ले लिए, कौन कौन से, पी और क्यू। इसकी स्थिति को भी हमने बता दिया इसके निर्देशांक से, 2,4 यहाँ पे हो गया 4,8। अब इनके बीच में कितनी दूरी है, अभी P बिंदु यहाँ पर है, Q बिंदु यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इसको निकाल सकते हैं हम कैसे, P तथा Q बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम दूरी के सूत्र के बारे में बताएंगे। तो वो दूरी सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट ये हमारा है गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। हम जानते हैं कि निर्देशांक को कैसे बताया जाता है। तो x1 y1 आ गए, x2 y2 आ गए। इसका दूरी सूत्र क्या लगेगा स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर विद अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हम PQ का मान निकाल सकते हैं। जब कोई चीज सरल रेखा में चल रही है या दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकाल रही है तो वो हम
यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ये P बिंदु यहाँ पर है और ये P बिंदु यहाँ से चल के यहाँ आ जाए सीधे सीधे चलता हुआ, ये तो कर्व फॉर्म आ गई। अगर ये सीधे सीधे चलता हुआ यहाँ पर आ जाए तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। उस स्थिति में परिवर्तन को हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो ये तो सरल रेखा की बात हुई। अब हम बात करते हैं प्लेन में, यानी हम समतल में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक OX तथा OY एक प्लेन लिया है। यहाँ पर उस प्लेन पर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है, उस पर दो बिंदु लिए P और Q। P और Q बिंदु के निर्देशांक ले लिए x1 y1 x2 y2। अब देखिए स्टूडेंट, इस P से Q तक जाने में इसने जो कर्व पे जो स्थिति ली है वो दूरी कितनी होगी, इस PQ स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट। ये हमारे पास एक कर्व था और इसमें हमने दो बिंदु लिए P और Q। इन दोनों P और Q, इस P से Q तक जाने में इसमें जो डिफरेंस आया वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसको PQ लाइन। PQ जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो ये बताएगी कि P से Q तक जाने में उसको कितना, उसकी दूरी में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि x में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा x, y में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा y, और इन दोनों के परिवर्तन को हम यहाँ लिख रहे हैं। दोनों के परिवर्तन को हम किससे बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसने अंतर जो आया है वो PQ डिस्टेंस का है। और उस PQ डिस्टेंस को हम कैसे निकाल रहे हैं, डेल्टा x और डेल्टा y के स्क्वायर के द्वारा। तो वही दूरी सूत्र यहाँ पे हम लगा रहे हैं। पहले हमने सीधी लाइन में लगाया था, अब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी एक प्लेन के अंदर किस तरीके से कर्व फॉर्म में वो बिंदु एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दूरी में परिवर्तन हुआ, उसको हमने लिख दिया x2 माइनस x1 से, और उसको हम लिख रहे हैं डेल्टा x से, यानी दूरी में चेंज, स्थिति में परिवर्तन। उसी वो परिवर्तन किससे हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमने लिख दिया T2 माइनस T1 डेल्टा T, यानी कि पहली प्रारंभिक स्थिति ये थी किसी बिंदु की, दूसरी स्थिति ये हो गई। दोनों की स्थितियों में अंतर को हम लिख रहे हैं डेल्टा x से। इसी तरीके से T1 टाइम पे और T2 टाइम पे ये परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने टाइम में समय अंतराल कितना लिख दिया स्टूडेंट, डेल्टा T। अब आप यहाँ देखें, इनका अनुपात हमने निकाला है, किसका, दूरी का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया x2 माइनस x1 और T2 माइनस T1। इसको हम नई क्वांटिटी किस में डाल रहे हैं स्टूडेंट्स, वेग बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा T। इसको हम कह रहे हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन किसको कहेंगे कि जब स्थिति में परिवर्तन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, हमें दिशा भी जिसमें दी हुई है उसको कहेंगे हम विस्थापन। तो वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसमें कि दिशा को भी बताया जाता है कि एक जो गाड़ी है वो P पॉइंट पे Q पॉइंट है, तो ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर रही है, यानी जा रही है सीधी रेखा में। तो विस्थापन बटे समय, यानी समय के साथ में जो इसकी दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेग से, यानी वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी बताएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा T, जिसको हम लिख रहे हैं विस्थापन बटे समय। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अंतर आ रहा है, देखिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा T, और उसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल x अपॉन डेल T, क्योंकि ये क्या है, या डेल्टा से लिखे या फिर हम डेल्टा T से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पे जैसे ये तो आंशिक परिवर्तन है, अल्पांश परिवर्तन है, यानी किसी छोटे से हिस्से का हम हल्का सा परिवर्तन दिखा रहे हैं। इस पे अगर आप लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, अल्पांश परिवर्तन पे जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वो किस में बदल जाएगा, साधारण अवकलन यानी dx अपॉन dt में। और इस dx अपॉन dt यानी स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, वेग यानी वेलोसिटी। यानी वो किस स्पीड में, तो क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं, वो अदिश राशि होती है। लेकिन आपको स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ बता दिया जाए कि किस साइड में हो रहा है, पूर्व दिशा में हो रहा है या पश्चिम दिशा में हो रहा है, तो वो होगा फिर वेलोसिटी। यानी उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम किस स्पीड से किस दिशा में वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस डायग्राम में कि कार मूव कर रही है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है वो कैसा है, वक्रीय फॉर्म में कर्व बना रही है, वो सीधी सीधी नहीं चल रही है कार। और अगले हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक नंबर लाइन हमने ली है ओ, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से यहाँ पे नेगेटिव नंबर से ये टाइम को बता रहे हैं। और यहाँ पर हमने ओ बिंदु पर क्या ले लिया, एक जीरो पे हमने ओ बिंदु ले लिया, यानी इसकी जो बिल्कुल जब T1 टाइम है उस T1 टाइम पे हमने ओ बिंदु लिया और यहाँ पे P बिंदु ले रहे हैं। अब हम एक कार है, इस कार को हमने ओ बिंदु पर यहाँ पर खड़ी हुई है ये, अब इसको मूव कर रहे हैं हम। देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, T1 टाइम पर
ये कहाँ पर है स्टूडेंट? O बिंदु पर। और कितनी दूरी तय कर रही है? x1 दूरी को हम यहाँ पर ले रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर इसकी x1 स्थिति है। अब ये जैसे ही किस पे जाएगी? P बिंदु पर। और देखने स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन कैसी? सीधी चल रही है। ऊपर वाली कार की जो डायरेक्शन है वो देखिए आप, वो मुड़ रही है, यहाँ से कर्व बना रही है, घूम के आ रही है। लेकिन ये कार देखिए कैसे मूव करती है? ये कार जो है सरल रेखा में मूव कर रही है। तो पहले कार कहाँ थी? देखिए पहले थी O बिंदु पर, मूव करके कहाँ गई? P बिंदु पर। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ स्टूडेंट्स, ये आ गई x2 पर। तो ये इसकी अंतिम स्थिति हो गई। अब x2 में से जब आप x1 को घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी दूरी में अंतर डेल्टा x, और टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। अब t2 टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है? P बिंदु पर, जो कि है x2। तो t2 माइनस t1, इन दोनों का जो अनुपात आप निकालते हैं उसको हम कह रहे हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इसको हम लिमिट लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं dx अपॉन dt से, जिससे हमें इस कार का वेग पता चल रहा है कि कार इस दिशा में मूव कर रही है। तो स्टूडेंट देखिए कार सरल रेखा में भी है और इसकी डायरेक्शन भी हम बता रहे हैं, तो क्या बताएगा? इसका कार का वेग बताया जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये घूम के आ रही है कार, यानी इसकी वक्र बन रहा है, इसको हम वक्रीय गति कह रहे हैं। तो यहाँ पे सरल रेखा में और वहां पे इसकी स्थिति अलग है। अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ये क्या है स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वेग में क्या क्या लिया था हमने? दूरी बटे समय लिया था। सेंटीमीटर हम दूरी से ले सकते हैं और s सेकंड यानी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये क्या है? वेग को ही बता रहा है। 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r, ये आपको दे रखी है स्टूडेंट, क्योंकि जब वृत्त की बात कर दी इसने तो उसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या के मान कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर। उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब आपको ये भी पता है कि जब शेप हमारी वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम उस क्षेत्रफल को भी पढ़ लेंगे। कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, और वो भी क्या होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लिख रहा है। सेकंड किसको मेजर करते हैं? टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है dA अपॉन dt, इसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे कि क्या पूछा गया है। क्या क्या दिया हुआ आपको वेग दे रखा है और रेडियस दे रखी है, यानी त्रिज्या दे रखी है, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है dA अपॉन dt, यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब हम क्वेश्चन को समझ गए स्टूडेंट, तो अब इसको हम फिर से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक पत्थर डाला तो ये कैसे वृत्ताकार भागों में बदल गई, और इसी के वृत्ताकार भागों को हम दूसरे डायग्राम से और बता रहे हैं। देखिए जैसे ही पत्थर गिरा ये इसकी ऐसे तरंगे बन गई। तरंगे कैसी हैं? सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्थर ऊपर से गिर रहा है और ये वृत्ताकार तरंगे इसकी बनती जा रही हैं। अब वो किस गति से बढ़ रही हैं वो हमें यहाँ पे निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे बढ़ रहा है? देखिए आप यहाँ पर पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे भी बड़ा सर्कल, यानी इसके जो रेडियस है वो चेंज हो रही है, और रेडियस जैसी चेंज होगी तो क्या होगा? क्षेत्रफल भी बदलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी आर में कोई परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आ ही गया है। देखिए पहले हमें देना है, निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हम इसका क्या कर रहे हैं? टी के सापेक्ष, क्योंकि समय दे रखा था आपको, जो वेग दे रखा है वो क्या था? दूरी और समय का अनुपात था। तो टी के सापेक्ष क्षेत्रफल ए के परिवर्तन की दर, कि वो क्षेत्रफल कितनी तेजी से बदल रहा है, वो हमें निकालना है। तो हमने लिख दिया डी अपॉन डी टी। ए का मान हमने लिख देंगे पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपको पहले अवकलन के फॉर्मूले बताए थे कि अब इसको आप अवकलन करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पाई क्या होता है? कांस्टेंट, इसको हमने आगे ले लिया, और आर स्क्वायर का मतलब हमारे पास 2 आगे आ जाएगा, 2r, यहाँ पे 2r, और हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? dr अपॉन dt।
तो ये यहाँ पर सब अवकलन की प्रोसेस है 2 पाई आर dr अपॉन dt। अब स्टूडेंट हमें क्या क्या दिया हुआ है, r का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा था 10 और dr अपॉन dt जिसको कि हम क्या कहते हैं वेग, उसमें गति दे रखी थी क्वेश्चन में, उस गति को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं dr अपॉन dt से। तो दोनों मान आपको क्वेश्चन में दिए हुए, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। dr अपॉन dt कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे r का मान कितना है 10, दोनों की वैल्यू रखते ही हमारे पास इसका आंसर कितना होगा 80 पाई, यानी 80 पाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है वो कितना आया स्टूडेंट 80 पाई। तो क्वेश्चन को हमें समझना है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बस जो है पूर्व दिशा में गतिमान है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई है और गतिमान है बस, तो यानी आपको वेग दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी आपको निकालनी है और इसमें टाइम दे रखा है 4 घंटे। आप ये क्वेश्चन को देख के पहले देखेंगे आपको क्या क्या गिवन है। और 200 किलोमीटर चलती है, यानी दूरी दे दी आपको, दूरी आपके पास है, समय आपके पास है, आपको वेग ज्ञात करना है। और वेग क्या होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना होगा स्टूडेंट, और बस कहाँ जा रही है पूर्व दिशा में। तो हमें इसकी पहले ये ज्ञात करना है कि बस खड़ी कहाँ पे, पहले उसकी स्थिति क्या है और बाद में फिर उसकी स्थिति कितनी हुई है, तभी तो हम वेग निकाल पाएंगे स्थिति में परिवर्तन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास तय दूरी ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है 200 किलोमीटर है, समय आपको 4 आवर्स 4 घंटे दे ही रखा है आपको क्वेश्चन में। और हमें पता है कि अभी हमने पढ़ाई था वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, क्योंकि विस्थापन इसलिए लिखा है क्योंकि आपको डायरेक्शन दी हुई है पूर्व दिशा में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया विस्थापन बटे समय। अब हम इसमें यहाँ पे लगा रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखिए हमने एक कर्व ड्रॉ कर रखा है, OX कार्टेशियन प्लेन हमने ले लिया है और यहाँ पर हमने एक बस ले ली है। बस कहाँ खड़ी है, बिल्कुल मूल बिंदु पे यहाँ पे, जो कि विरामावस्था में। अभी इसमें ना तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ी है और ना ही वाई एक्सिस की तरफ मुड़ी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसकी स्थिति क्या हो गई 0,0। तो हमने इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको ले लिया 0,0, ठीक है। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, अब दूरी में परिवर्तन कितना हो गया 200, तो वो दूरी कहाँ है, दूरी से ये यहाँ पर आ गई। और टाइम क्या हो गया इसका 4 घंटे इसने तय कर लिए, तो ये 4 घंटे में यहाँ पर आ गई। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये कहाँ पे पहुंच गए स्टूडेंट, इस P बिंदु पर पहुंच गई और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,200। तो अभी इसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, जब ये वेग से जाएगी तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये P बिंदु पर आ गई। तो यहाँ पर इसकी ये अंतिम स्थिति आ गई P बिंदु पर। दोनों स्थितियों में जो हम अंतर निकाल रहे हैं वो होगा 200 - 0, 4 - 0, 200/4 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका वेग आ जाएगा कितना 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो दो स्थिति हमने बताई, उसमें अंतर निकाला। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम कार कैसे मूव कर रही है, पहले यहाँ थी और फिर उसको हमने P पॉइंट पे पहुंचा दिया। तो इसकी स्थिति ये भी हो सकती है कि ये ऐसे जाए, ये भी हो सकती है कि कर्व फॉर्म में जाए। अभी हमने यहाँ पे इसको नहीं बताया, लेकिन हम एक प्लेन में बता रहे हैं कि उसका वेग कैसे परिवर्तित हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम पहली स्थिति को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कार कैसी चल रही है, सरल रेखा में यहाँ पर हमारी कार चल रही है। स्टूडेंट देखे वापस से, यहाँ पर एक कार है जो कैसी जा रही है, सरल रेखा में मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ की जो कार है, ये वाली कार सीधी रेखा में इधर जा रही है और ये वाली कार आपकी इधर मूव करेगी। तो दोनों ही स्थितियों में हम कार देख रहे हैं कि कार की स्थिति क्या है, एक इधर जा रही है और एक इस साइड में हम जा रहे हैं, यानी सरल रेखा में दोनों कारें मूव कर रही हैं। समाकलन गणित दूसरा पार्ट हमने देखा था कि कैलकुलस की 2 ब्रांच थी। पहली थी हमारे पास अवकलन गणित, अब हम बात करें समाकलन गणित की कि दूसरी इसकी ब्रांच में क्या चीज होती है। तो गति के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए हम इसमें क्या निकालेंगे। हमारे पास में एक कर्व ड्रॉ किया हमने, इस कर्व को हमने यहाँ से यहाँ तक लिया। अब आपकी हमने इसमें लिमिट लगा दी, क्या x बराबर a से x बराबर b तक, यहाँ तक आपको एरिया निकालना है। तो इस एरिया को जो लिमिट लगी हुई है a से b तक, उसमें हम इस पूरे एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को हमने छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित कर दिया और पहले हमने इस एक पट्टी का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल दिया। हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो जो बल लग रहा है वो कितना हुआ, किसी भी स्थिति को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। देखिए विस्थापित किसी चीज को हम
विस्थापित करना चाहते हैं, स्थिति को बदलना चाहते हैं, उस पर बल लगाएंगे, बल लगा के हम एक उसकी स्थिति को परिवर्तित करते हैं। तो बल इंटू विस्थापन उसमें होने वाला कार्य। तो हमने इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, बल इंटू विस्थापन इस एक पट्टी का, और इस पे हम क्या करते थे, समीशन लगा देते हैं। देखिए लिमिट लगाई है हमने, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था सिग्मा या समीशन क्या होता है, कि ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखे उस पर हम एक लिमिट लगा देते हैं ए से बी। तो आप ये जो पहली पट्टी का हमने क्षेत्रफल निकाला उस पे आपने लिमिट लगा दी ए से बी तक, यानी ए से बी तक जितनी भी ऐसी छोटी छोटी पट्टिकाएं होंगी उन सभी का क्या कर देगा, ये सम कर देगा, योग कर देगा, सबको जोड़ देगा। और फिर इस पे जो समीशन है उस पे हम लिमिट लगाएंगे कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, किसमें, इसमें चेंज, विस्थापन मतलब दूरी में चेंज है, उसकी स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, उसका लिमिट लगाएंगे। तो समीशन पे जब हम लिमिट लगाते हैं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, समाकलन में। और समाकलन को हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिट फिक्स है, हमने लिमिट लगा दी ए से बी तक। तो जिसमें लिमिट होती है वो क्या हो जाता है हमारा निश्चित समाकलन, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत बड़े एरिया को छोटे छोटे भागों में बांट के उसका योग करके जो हम निकालते हैं उस इस केस को, या हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, समीशन का लिमिटिंग केस हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस यूज की जाती है कि दो अलग अलग एरिया है तो उसका हम उभयनिष्ठ पार्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसकी एप्लीकेशन हम देखें तो द्विसमाकलन हम इसमें लेते हैं। आपके पास एक दो कर्व दे रखे हैं, कौन से, दो पैराबोला दे रखे हैं, एक ये येलो वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, एक है आपके पास में रेड वाला। तो दो परवलयों के द्वारा जो उभयनिष्ठ पार्ट आ रहा है, जो घिरा हुआ पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला। देखिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ओ ए बी सी ओ। तो ये बंद वक्र आ गया, एक उभयनिष्ठ पार्ट आ गया जिसमें दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इसको घेर रहे हैं। अब इसका हमें एरिया निकालना है तो वहां पर हम इंटीग्रल कैलकुलस यूज करते हैं। इसके एरिया निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द्विसमाकलन, डबल इंटीग्रल। और डबल इंटीग्रल निकालने के लिए हम दो कर्व ले रहे हैं, दोनों कर्व से हम उसकी लिमिट निकालेंगे, एक्स के लिए और वाई के लिए। दोनों की लिमिट्स फाइंड करके हम उसके फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे और डीएक्स डीवाई करके हम द्विसमाकलन निकालते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो हम एप्लीकेशन इसकी यूज करते हैं वो क्या है कि दो वक्र जो है उनसे जो घिरा हुआ भाग है, जो उसका कॉमन पार्ट है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर हम उसके आयतन को भी निकाल सकते हैं, इसका त्रिसमाकलन भी हम निकाल सकते हैं। तो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन और उसका जो आयतन पृष्ठ है उसका हम निकाल सकते हैं, उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ये यूज किया जाता है इंटीग्रल कैलकुलस में। अब देखिए स्टूडेंट, हमने दो की बात करी थी कि कार या तो घूम के जा रही है या फिर सीधी चल रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार की वक्रीय गति। अगर कार इस तरीके से, हम देखते हैं कि सड़क पे मोड़ जरूर आता है, जब हम घूमते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक घुमाव आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो कार पहले सीधी चल रही थी, फिर यहाँ पर ये टर्न हो रही है, घूम रही है। तो यहाँ पर एक जो घुमाव आ रहा है इसको हम क्या करें, वक्र बना रही है, इसको हम कहेंगे वक्रीय गति। दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं सरल रेखीय गति। आप देख रहे हैं इसमें कार जो है सीधी सीधी चल रही है, कार सीधी सीधी रोड पे चल रही है इसमें, और यहाँ पर ये इसके मोड़ के साथ में मूव कर रही है यहाँ पे। तो जो सीधी जो मोड़ रही है, घुमाव जहाँ पर आ रहा है, उस गति को हम क्या कह रहे हैं, कार की वक्रीय गति। और यहाँ पे जो सरल रेखीय गति, जो सीधी सीधी सरल रेखा में जा रही है, उसको हम कहते हैं कार की सरल रेखीय गति। तो यहाँ पे दो पोजीशन आपको दिख रही है गति की। देखिए कार कैसे घूम रही है। इस वीडियो में हमने देखा कि कार टर्न ले रही है यहाँ पर और एक घुमाव बना रही है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा घूम रही है। यहाँ पे अगर हम सेंटर फिक्स करते हैं तो ये पूरा इस तरीके से घूम के जा रही है। तो दोनों ही स्थितियों में हम देख रहे हैं, या तो हल्का सा घूमना इस तरीके से, या फिर हम पूरा घूम के जा रहे हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में क्या चेंज है, एक तो हल्का सा घूमना, एक पूरा घूम जाना। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, पूरा घूम के इसने पूरा सर्कल यहाँ पे कवर किया है। इन दोनों का संबंध किससे है, ये से हम एक डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पर कि इस घुमाव का इस टॉपिक से हमारे क्या संबंध है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। कि देखिए जो घुमाव होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। हम हल्का सा किसी चीज को मोड़ते हैं तो किसी पॉइंट पे हम मोड़ते हैं। तो मैंने जैसे ये कर्व ड्रॉ किया तो मैंने कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर इसको यूं घुमा दिया, हल्का से किसी चीज को घुमाना। तो जैसे ये घूमेगी, यहाँ पर हमने एक इमेजिन कर लिया कि इस पॉइंट से
ये एक सर्कल बना रही है, इमेजिनरी हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और जब हमने सर्कल बना लिया तो इसका एक सेंटर ले लिया। इस सेंटर को हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो डायग्राम है जिसमें हल्का सा किसी बिंदु पर वो घूमी है, घुमाव आया है, वहां से जो सर्कल बन रहा है उसको हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कर्वेचर है क्या, यानी वक्रता। वक्रता क्या हुई, जब हमारे पास में हल्का सा घूमा है तो ये सर्कल की स्थिति क्या है, बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है। बड़ा सर्कल बनने का मतलब उसकी त्रिज्या ज्यादा है। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक सर्कल बनाया, एक ये वाला बनाया, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस आप देख रहे हैं, दोनों रेडियस में बड़ा सर्कल यानी त्रिज्या ज्यादा होगी इसकी, और छोटा सर्कल यानी रेडियस कम हो गई। लेकिन इसका बड़ा सर्कल और छोटे सर्कल से उसकी त्रिज्या का कर्वेचर यानी वक्रता से क्या रिलेशन है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हमारे पास में ये फिक्स पॉइंट हम लेके जो इमेजिनरी सर्कल बना रहे हैं, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट, यानी वक्रता केंद्र। और ये जो हम इसका जो ये परिधि सी ले रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, जो इमेजिनरी सर्कल बना रहे हैं इसको हम कह रहे हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता वृत्त। सर्कल ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता वृत्त। और यहाँ पर जो इस पॉइंट से जहां से वो घूमा है, वक्र जहां से घुमाव में लिया हुआ है, उस बिंदु से इस फिक्स पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता वृत्त हो गया। यानी यहाँ पर जो हमने इमेजिनरी पार्ट बनाया। अब आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा घूमा है। दूसरी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस कर्व को और थोड़ा सा और घुमा दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमने इस कर्व को और थोड़ा सा घुमा दिया, तो देखिए जहां पर अब इसकी स्थिति बदलेगी, जब बिंदु बदलेगा, जिस बिंदु पर वो घूम रहा है, वो जब वो बिंदु बदल जाएगा तो ये तीनों के मान भी बदल जाएंगे, क्योंकि जो कर्वेचर होता है वो किसी पर्टिकुलर बिंदु पर निकाला जाता है। तो बिंदु की स्थिति बदलेगी तो इन तीनों के मान भी क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस बिंदु पर वो कर्वेचर बन रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, ये तीनों उस बिंदु पर डिपेंड करेंगे। बिंदु बदला तो ये तीनों भी बदल जाएंगे, इनका मान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हमने इसको हल्का से घुमाया, फिर इसको हमने और घुमा दिया, तो उसकी स्थिति ये हो गई। यहाँ पे भी हमने एक इमेजिनरी सर्कल बना लिया, तो अब इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगी। अगले डायग्राम में इसकी रेडियस और कम हो गई क्योंकि हमने उसको और घुमा दिया। देखिए घूमने की स्थिति देखिए आप तीनों डायग्राम में। और लास्ट वाली डायग्राम में हमने क्या किया, इसको पूरा ही घुमा दिया। मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से लेके पूरा ही घुमा दिया। जब ये पूरा घूम गया तो इसकी रेडियस क्या हो गई स्टूडेंट, कम हो गई, यानी रेडियस कम, छोटा वृत्त। सर्कल कैसा हो गया, छोटा, रेडियस कम, छोटा वृत्त। तो कर्वेचर कैसा होगा स्टूडेंट, इसकी वक्रता यानी कर्वेचर कैसी हो जाएगी, बड़ी। तो मैंने क्या कहा कि जो रेडियस है और वक्रता है, रेडियस कम यानी त्रिज्या कम, छोटा वृत्त, तो वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई, यानी वक्रता ज्यादा हो गई उसके लिए। तो जो सबसे पहले हमने किसी बिंदु पर हल्का सा घुमाया था तो बड़ा सर्कल मिल रहा था, रेडियस बड़ी थी, रेडियस बड़ी होने की वजह से उसकी वक्रता कैसी थी, कम थी। और यहाँ पर हमने इसको पूरा घुमा दिया। पूरा घुमाने के बाद एक सर्कल बन गई जिसकी रेडियस कैसी आ रही है, पहले वाली पोजीशन की स्थिति में इसकी त्रिज्या कम हो रही है। तो त्रिज्या कम हो गई तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, वक्रता का मान बढ़ गया। तो कम त्रिज्या, छोटा सर्कल, वक्रता का मान बढ़ गया। तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वक्रता को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कप्पा से। मैंने आपको पहले बताया था कि इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। टर्मिनोलॉजी में बताया था आपको। वक्रता का वक्रता त्रिज्या के साथ में, वक्रता को हम कप्पा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों का क्या रिलेशन है स्टूडेंट, ये जो तीर का निशान मैंने ऊपर लगाया इसका मतलब है कि वक्रता बढ़ेगी किसके लिए, जिसके लिए त्रिज्या कम होगी। ये नीचे डाउन में जो एरो साइन जा रहा है वो क्या बता रहा है स्टूडेंट, कि वक्रता त्रिज्या कम, वक्रता त्रिज्या कम होगी, इसका मतलब जिसकी त्रिज्या वृत्त की कम हो रही है, यानी जो छोटा सर्कल है जिसमें वो पूरा घूम गया है, उसकी त्रिज्या उसके लिए वक्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने जो चार स्थिति इसकी देखी है स्टूडेंट,
पहली स्थिति में कम घूमा, बड़ा वृत्त बनाया, रेडियस बढ़ गई तो उसकी वक्रता क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन लास्ट वाली स्थिति में फोर्थ पोजीशन में क्या हुआ, वो पूरा घूम गया, त्रिज्या उसकी कम हो गई, त्रिज्या कम हुई तो वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही मैंने लिखा है कि वक्रता कम तो त्रिज्या बढ़ गई, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। देखिए अब हम आते हैं कर्वेचर यानी वक्रता क्या है। वक्रता जो कि हमारा टॉपिक है उसकी हम डेफिनेशन पे आते हैं कि कर्वेचर किसको कहते हैं। ऐसी ज्यामितीय आकृति जो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है उसे वक्र कहते हैं। स्टूडेंट मैंने जैसे अभी आपको कार घुमा के सीधी चला के जो अभी आपको लाइव एग्जांपल में और डायग्राम में भी बताई थी कि एक कर्व के रूप में जा रही है और एक सीधी जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं वक्र। देखिए वक्र कैसा होता है, वक्र ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है जो सीधी नहीं चलती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन को हम क्या कह रहे हैं, वक्र कहते हैं। और अभी हमने समतल में भी बना के देखा था वक्र कैसा होता है, तो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है उसे हम कह रहे हैं वक्र। लेकिन जो मुड़ी हुई नहीं होगी उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी ज्यामितीय आकृति जो मुड़ी हुई न होकर, देखिए यहाँ पे क्या है, मुड़ी हुई न होकर सीधी होती है। जब मुड़ी हुई नहीं होगी तो वो कैसी होगी, सीधी सरल रेखा में जाएगी। तो जो मुड़ी हुई ना होकर सीधी होती है उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखा। ये हो गई वक्र रेखा और सरल रेखा। देखिए स्टूडेंट ये हो गई सरल रेखा जो दोनों तरफ एक्सटेंड करती है, हम लाइन की परिभाषा जानते हैं रेखा की। और जो घूम के जाएगी ऐसे, वो कैसी हो गई, वक्रीय रेखा। ऐसे भी घूम सकती है, वो कैसे भी मुड़ सकती है। जो टेढ़ी मेढ़ी होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट, वक्रीय रेखा। और जो सीधी जा रही है वो सरल रेखा। यहाँ से अब हमारी परिभाषा निकल के आएगी वक्रता की। वक्रता की परिभाषा क्या कहती है स्टूडेंट, वक्र के किसी बिंदु पर, मैंने आपको बिंदु का जिक्र किया था स्टूडेंट कि जो घुमाव होता है वो किसी ना किसी बिंदु पर होता है। बिंदु बदलेगा तो उनकी जो तीनों पॉइंट्स थे कौन कौन से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीनों के मान भी बदल जाएंगे। तो किसी बिंदु पर उसके मुड़ने की तीव्रता जो घूमेगी वो, एक तो पूरा घूम जाना और एक हल्का सा मुड़ना, तो जो उसके मुड़ने की जो तीव्रता है, जितनी तेजी से वो मुड़ेगी वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग यानी मुड़ने की तीव्रता वक्रता कहलाती है। तो स्टूडेंट जब हमने देखा कि पूरा सर्कल एकदम तेजी से घूम गया, जो चौथी स्थिति थी हमारे डायग्राम में उसमें पूरा सर्कल एकदम से घूम गया, उसमें क्या हुआ था, उसकी वक्रता ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो घूमने की जो तीव्रता थी वो क्या थी, मुड़ने की तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए वहां पे क्या हो गया, वक्रता का मान अधिक हो गया। तो वक्रता बेसिकली हम किसको कह रहे हैं कि किसी बिंदु पर वक्र के मुड़ने की तीव्रता को हम क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं, कहलाती है। और इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था वक्रता को कप्पा से लिखते हैं। ये ग्रीक लेटर है एक, जिसको कि हम नाम से क्या बोलते हैं, कप्पा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वक्रता को। देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट और आया था, मैंने लिखा था ब्रैकेट बॉक्स के अंदर कि जब वक्रता क्या होगी, वक्रता बढ़ेगी कब, जब वक्रता त्रिज्या कम होगी, वक्रता त्रिज्या कम होगी। मैंने ऐसा एक सिंबल लिखा था, वक्रता त्रिज्या कम होगी तो वक्रता बढ़ेगी, यानी कि जब हमने पूरा सर्कल बना लिया था जल्दी से, उसकी तीव्रता बढ़ गई तो उसका वक्रता का मान कैसा था, ज्यादा था। तो वक्रता त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी रिवर्स होगी, एक बढ़ेगी तो एक कम होगी। तो स्टूडेंट देखिए हमने कौन कौन से पॉइंट इसमें लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वक्रता क्या होती है, उसकी परिभाषा पढ़ ली। फिर हमने देखा कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ा, वक्रता वृत्त क्या होता है, वक्रता जीवा भी वैसी होगा जैसे हमने सर्कल पढ़ी। जीवा हमने अभी समझी थी क्या होती है, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, रेखा नहीं रेखाखंड, क्योंकि ये पॉइंट यहीं पर रहेंगे, तो इसको हम वक्रता जीवा कहेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखिए वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या इतनी बार आपने पढ़ लिया, उसके सिंबल्स को, उसके फॉर्मूले को सीख लिया, उसकी डायग्राम को आपने देख लिया, उसके एग्जाम्पल्स भी आपने देखे, तो अब आप क्वेश्चन के देखिए, जवाब दीजिए क्या होता है। वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सोचिए क्या होना चाहिए, कैसे लिखा जाएगा वक्रता त्रिज्या को, क्या पी से लिखेंगे, के से लिखेंगे, कप्पा जिसको हम कहते हैं रो से लिखेंगे, या आर से लिखेंगे। देखिए 4 ऑप्शन में से कौन से हैं आप,
वक्रता त्रिज्या को, अगर आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन को भी देखा होगा कि वक्रता त्रिज्या को इन चारों में से किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट, दो वर्ड हैं, वक्रता त्रिज्या अलग है और वक्रता अलग है। और मैंने आपसे क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। राइट ऑप्शन है हमारा रो, ये सी, और इसको हम क्या कहते हैं? रो। वक्रता त्रिज्या को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पी से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पी तो वहां पे था ही नहीं कहीं पे। पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। के से कप्पा, ये वक्रता को बताएगा। और आर त्रिज्या को बताता है, वक्रता त्रिज्या को नहीं बताता। आर किसको बताएगा? वृत्त की त्रिज्या। आर किसको बता रहा है? वृत्त की त्रिज्या को। तो स्टूडेंट, आप कंफ्यूज ना हो, जैसे ये हमारा कप्पा हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या आर हो गई, पी कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन रो जो है वो किसको बताएगा? वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित। जैसे हमने इसकी परिभाषा में हम देख ही रहे थे कि वक्रता त्रिज्या को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता का क्या संबंध है? दो वर्ड है यहाँ पर, फिर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, वक्रता त्रिज्या और वक्रता। केवल वक्रता और वक्रता त्रिज्या। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इसको हम किससे लिख रहे हैं? रो से। और वक्रता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा हम ऑप्शन देखते हैं। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है रो इज इक्वल टू 1 कप्पा, दूसरे में कप्पा इज इक्वल टू 1 रो, तीसरे में है आपके पास रो इज इक्वल टू कप्पा, और चौथे में इनमें से कोई नहीं। आप सोचिए इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। मैंने आपको एक लाइन बताई भी थी कि कौन बढ़ेगा और कौन कम होगा, वो एक रिलेशन था जो हमने 4 स्टेज में इसमें बताया था। उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये रिलेशन बताना है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सोचिए इसको क्या आंसर हो सकता है। चलिए हम देखें इसको, इसके आंसर्स को। हमारा आंसर मैंने लगाया रो इज इक्वल टू 1/k। तो बाकी के ऑप्शन है या नहीं, इसको भी हम चेक करते हैं। रो इज इक्वल टू 1/k का मतलब वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो वक्रता क्या होगी? कम होगी। और वक्रता त्रिज्या कम है तो ये वक्रता भी ज्यादा होगी। इस तरीके से हम इसके रिलेशन को देख रहे हैं, यानी दोनों क्या है? एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी है इसमें कि कप्पा इज इक्वल टू 1/रो भी हम इसको लिख सकते हैं कि कप्पा यानी वक्रता बढ़ेगी तो त्रिज्या कम होगी, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी वही रिलेशन यानी उसी संबंध को बता रहा है। तो हमारे पास दो राइट ऑप्शन है। क्या ये भी हो सकता है? नहीं, वक्रता त्रिज्या वक्रता दोनों बराबर नहीं है। दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते। दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं, डी हमारा कैंसिल है। तो राइट ऑप्शन हमारे क्या है? ए और बी। तो स्टूडेंट्स, हमने वक्रता के बारे में पढ़ा और उसके संबंधित जो टर्म्स थी उनको भी इसमें देखा। आगे हमारा कंपटीशन से संबंधित हमारा यूट्यूब चैनल जो परिष्कार वर्ल्ड है यूट्यूब पे, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंपटीशन से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहे। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, आपको नए नए अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। साथ ही स्टूडेंट्स, हमारा एक यूट्यूब चैनल पे परिष्कार कॉलेज के नाम से जो चैनल है, जिसमें आपको बीएससी बीएससी संबंधित जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स है वो हमें आपको मिलते रहेंगे। तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोस है, नए हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपको अपलोड होंगे, वो आपको उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।